नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव मिश्रा। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित फैसला दिया है और वह है समलैंगिक विवाह के संबंध में। तो फैसला क्या आया है, ये जानने के पहले हम लोग एक बैकग्राउंड ये समझ लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। उसमें समलैंगिकों के विवाह को कानूनी मान्यता देने और उनको बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्राकृतिक विवाह संबंध होते हैं, उस तरह से मान्यता देने और उससे जुड़ी तमाम कानूनी प्रक्रियाओं में समान अधिकार देने की मांग की गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारे एक्टिविस्ट ने इसकी पैरवी भी की। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लिस्ट किया और इसे बहुत ही गंभीरता से लिया भी। 10 दिन तक सुनवाई की गई, 5 न्यायाधीशों की एक बेंच बनाई गई और ऐसा लगा कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें कोई ऐसा कानून बना देगा जो केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होगा, क्योंकि केंद्र सरकार समलैंगिकों के विवाह को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि वह तो संविधान के अनुसार चलता है। सामाजिक मान्यताओं, सनातन संस्कृति और प्राचीन परंपराओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन संविधान वेद और गीता की तरह नहीं है। संविधान बदला जा सकता है और संविधान बहुत देशों में बदले गए हैं। तो संविधान देश की भावनाओं के, संस्कृति के, प्राचीन परंपराओं के अनुरूप होने चाहिए। निश्चित रूप से उसमें वैज्ञानिकता का समावेश होना चाहिए और बदलते परिवेश में जो उन्नतशील चीजें हैं, प्रोग्रेसिव मेजर्स हैं, उनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने संबंधी ये जो चीजें हैं, कई देशों ने मान्यताएं दे दी हैं, लेकिन ये कोई बहुत उन्नतशील, कोई प्रगतिशील कार्य नहीं है। इसलिए भारत में हर तबके में इसका विरोध हो रहा था और ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये हमारी प्राचीन परंपराओं, सांस्कृतिक मान्यताओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी अनुचित है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार किया और 5 जजों की बेंच ने 10 दिन तक सुनवाई की। यानी एक जज के 50 मैन डेज इसमें लग गए और स्वयं मुख्य न्यायाधीश सीजेआई इसमें बैठे। आजकल देखा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कार्यों में जिसमें बहुत समय लगाने की आवश्यकता नहीं, जिनको फौरी तौर पर जिनका निपटारा किया जा सकता है, बहुत अधिक समय लगाता है और इस तरीके से सुनवाई करता है जैसे कि कोई एक रिसर्च एनालिस्ट, कोई रिसर्च पेपर बनाने वाला, कोई एक ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति बनाता है। तो 11 मई को 10 दिन की सुनवाई के बाद ये निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था और आप समझ सकते हैं कि 5 महीने बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें फैसला दिया है। पहले तो ये समझने की बात है कि कोई भी मामले में जब सुनवाई पूरी हो जाती है और उसका फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है, इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं हैं और उसमें और पर्दे के पीछे सोच विचार की आवश्यकता है। स्वाभाविक है, 5 जजों ने मिलकर इस पर चर्चा की होगी, एक मत होने की कोशिश की होगी, अपने फैसलों में एक रूपता लाने की कोशिश की होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आज बहुत दिनों बाद, बल्कि जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, शायद इनके जमाने में, इनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब जजों ने मुख्य न्यायाधीश की जो ओपिनियन थी, उनका जो मत था, उसे स्वीकार नहीं किया और इनके मत से इतर जाकर फैसला दिया। आज जब फैसला आया तो उसका सारांश यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि समलैंगिकों को ये जो कानूनी विवाह है इसे करने का अधिकार नहीं है। और सरकार यही कह रही थी। जो सॉलिसिटर जनरल हैं भारत सरकार के, तुषार मेहता, उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी की। आप समझ सकते हैं कि जिस समय ये केस की सुनवाई हो रही थी, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को और सारी राज्य सरकारों को इसका पक्षकार बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कितने संसाधन, कितने मैंडेज, बहुत सारी चीजें दांव पर लगी हुई थी। और आज जब फैसला आया तो 3-2 का फैसला हुआ। 3 जजों का फैसला जो मान्य होगा, उसमें जस्टिस भट्ट, हिमा कोहली शामिल हैं और इन लोगों ने जो फैसला दिया, 3 लोगों ने, उसके अनुसार समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं मिलेगी। हालांकि ये बात
सीजीआई ने अपने निर्णय में भी कही। सीजीआई ने एक काफ़ी लंबी-चौड़ी बातें बताई, कई पॉइंट्स बताए, सरकार के लिए दिशा निर्देश दिए। उसका कुल मिलाकर सारांश ये था कि जो समलैंगिक हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उनके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको संविधान की कई धाराओं में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुखर राय थी और जो पश्चिमी जगत का प्रतिनिधित्व करती थी, वो हैं मिस्टर कौल। मिस्टर कौल जो हैं, उन्होंने इसकी पुरजोर वकालत की। लेकिन इन 3 न्यायाधीशों के जो फैसले का निष्कर्ष था, वो ये था कि इनके विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। और दूसरा ये कि इन्हें गोद लेने का अधिकार एक पेयर के रूप में, एक दंपति के रूप में नहीं दिया जा सकता। अलग-अलग व्यक्ति के रूप में जो कानून है गोद लेने का, उसमें इनको गोद लेने की अनुमति दी जा सकती है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय आजकल इस तरह के फैसलों में इतना अधिक समय जाया क्यों करता है, जबकि उसके पास बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं। और हमको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय कई बार समय की बर्बादी करता है, जैसे धारा 370 में भी कर चुका है, उसका फैसला भी अभी लंबित है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, उसका भी फैसला आएगा। और मुझे नहीं लगता है कि फैसला ऐसा कुछ आएगा जिससे धारा 370 की बहाली हो सके। हालाँकि ऐसा इम्प्रेशन दिया गया कि धारा 370 बहाल भी हो सकती है, कई लोग अभी भी बहुत खुश हैं। इस मामले में भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ही एम्बैरेसिंग फैसला आएगा, लेकिन सरकार के पास एक ऑप्शन ये था कि सरकार कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदल सकती थी। आज सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की एक प्रमुख बात ये रही, सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में कानून बनाने वाली अथॉरिटी नहीं है। ये आज सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। जो बहुमत का फैसला आया है, उसमें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ नहीं थे। इसलिए बहुत से लोग सोच सकते हैं कि उनको बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके लिए एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है, उनके लिए एक लेसन है। और वैसे भी मेरा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना काफ़ी समय जो पीठ है, इनमें बैठने की बजाय न्यायिक व्यवस्था के सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में लगाना चाहिए। कैसे सर्वोच्च न्यायालय में सुधार किया जा सके, कैसे पूरी न्यायिक प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। और इस तरह के जो मामले आते हैं, इनमें पूरे विश्व के देशों के संविधान खंगालने की, किन देशों में कौन से कानून हैं, कहाँ पे कैसी मान्यताएँ हैं, इनको खंगालने से ज़्यादा ज़रूरत है एक लॉजिक की। और आपको ये बताने में मुझे कोई हिचक नहीं कि जो फैसला आज सर्वोच्च न्यायालय का आया है, ये कोई भी एक कॉमन मैन, बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं हो, जिसके पास कानून की डिग्री भी ना हो, ये फैसला पहले ही दे सकता था। सरकार के लिए राहत की बात है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है पंच परमेश्वर। और ज़्यादातर लोग जानते हैं कि उसमें कैसे 2 परस्पर विरोधी गुट में से एक को पंच बना दिया गया और उसने परमेश्वर की तरह बिल्कुल सही फैसला दिया, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी दबाव में आए। तो ये जो पंच परमेश्वर वाला फैसला होता है, ये फैसलों की अहमियत आज है, हमेशा बनी रहेगी। इतने समय में बहुत सारे केस निपटाए जा सकते थे, बहुत से महत्वपूर्ण केस हैं, बहुत से ऐसे केस हैं जिनका कोई माई-बाप नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सिफ़ारिश करने वाला नहीं है। और इससे पहले कि उनका नंबर लगे, कोई ना कोई एक वीआईपी केस आ जाता है, उसकी तारीख पड़ जाती है और वो मंत्रियों के केस होते हैं, सरकारों के केस होते हैं और फटाफट लग जाते हैं, उनकी सुनवाई होने लगती है। तो जो पेंडिंग है, वो पेंडिंग बने रहते हैं, केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, निपटारा बहुत कम हो रहा है और ये बोझ बढ़ता जा रहा है। किसी न्यायाधीश को इसकी चिंता होगी, कम से कम मुझे नहीं मालूम है। ज़रूरत इस बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीठ में अपना अधिक समय देने की बजाय अपना समय न्यायिक सुधार में, कैसे 5 करोड़ से अधिक जो लंबित मुकदमे हैं, कोई ऐसी नई प्रक्रिया बनाई जाए, क्या सुधार किया जाए, तो शायद उनका नाम इतिहास में अमर हो सकता है। अच्छा हो कि सर्वोच्च न्यायालय देश के हित में और कम से कम ये ध्यान रखते हुए कि 5 करोड़ मुकदमों का बोझ है न्यायपालिका के ऊपर, इस ढंग से कोई काम करे और इस तरह के जो मुकदमे हैं, उनमें फौरी तौर पर फैसला लेना चाहिए। मिल बैठ के कम से कम समय में इसमें कोई भी प्रतिभा दिखाने की, कोई भी रिसर्च पेपर बनाने की, कोई भी ग्रंथ बनाने की आवश्यकता नहीं है। नमस्ते। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।